एंटी सीजर ड्रग्स, या अगर आप उसको कॉमनली कहना चाह रहे हो तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी सीजर, सीजर बेसिकली होता क्या है? सीजर्स आर टेम्पररी डिस्ट्रप्शंस ऑफ द ब्रेन फंक्शन, ठीक है। और इसकी जो मेन सिग्निफिकेंट चीज होती है उसमें ये होता है कि अनकंट्रोल्ड न्यूरोनल एक्टिविटी होती है, इम्पल्सेस की फायरिंग, इम्पल्सेस की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह बहुत रैपिड और बहुत तेज होती है। और सबसे अहम चीज ये है कि अनकंट्रोल्ड होती है। और एक चीज याद रखिएगा कि न्यूरोनल जितने भी आपके मैकेनिज्म्स हैं उसमें किसी भी इम्पल्स की फायरिंग के लिए या किसी भी पोटेंशियल की जनरेशन के लिए जो है वो दो मैकेनिज्म्स बहुत जरूरी होते हैं। एक वो मैकेनिज्म जो उसको इनिशिएट करवाता है, और दूसरा वो मैकेनिज्म जो उसको इनहिबिट करवाता है या उसको स्टॉप करवाता है। इन दोनों मैकेनिज्म्स का जो बैलेंस है दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर इनहिबिशन ज्यादा हो जाएगी तो इम्पल्सेस बिल्कुल फायर नहीं होंगे, अगर इनिशिएशन ज्यादा हो जाएगी तो इम्पल्सेस फायर तो होंगे लेकिन उनको रोकने का कोई मैकेनिज्म आपके पास मौजूद नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सीजर, या जिसको कहते हैं कि झटका लगना या झटके लगना, इट्स बेसिकली आपका जो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन जो चीजें कर रहा है आपकी, ठीक है, उसका आर्जी तौर पर रुक जाने को कहते हैं। और इसके अंदर हद से ज्यादा न्यूरोनल एक्टिविटी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें एपिलेप्सी की, तो एपिलेप्सी बेसिकली, सीजर तो एक एपिसोड है ना, एपिलेप्सी इज रिकरेंट सीजर्स। और रिकरेंट सीजर्स भी जो एक तवील अरसे तक जो है वो आपके चलते रहें। और इसमें जो है वो सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करते हैं। बाज़ जिसमें ऐसा होता है कि बहुत थोड़े और बहुत कम या बहुत कमज़ोर या बहुत हल्के सिम्टम्स आते हैं जो कि तकरीबन बाज़ मिस भी हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी सिम्टम्स आते हैं कि बहुत ज़्यादा बंदे को सवेयर किस्म की शेकिंग या झटके उसको जो लगते हैं, ठीक है, फिट्स जिसको हम आम जुबान में कहते हैं उसको, ठीक है। इसके अंदर भी जो एपिलेप्टिक सीजर है उसको भी हम यही कहते हैं कि जो हमारा इनहिबिशन का और जो एक्साइटेशन का या इनिशिएशन का जो अमल है उसके दरमियान जो एक अनबैलेंस पैदा होता है, उससे आपको एपिलेप्सी होती है। अब एपिलेप्सी जो है उसकी कॉजेज पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो उसके वेरियस कॉजेज हो सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनको ये हेरिडिटरी होती है, उनको बाय बर्थ ये एपिलेप्सी का मसला होता है। बच्चों में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बच्चे को झटके लगते हैं उसको, या मिर्गी जिसको आम जुबान में एपिलेप्सी कहा जाता है। बड़ों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर भी जो है वो मिर्गी के दौरे पड़ना, आपको अक्सर ये चीज जो है वो सुनने में आती है। तो कुछ लोगों के अंदर तो ये बाय बर्थ होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर ये बाय बर्थ होते तो हैं लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म भी हो जाते हैं। उसके लिए आपको कोई एज सच फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपको जो है वो नहीं करनी पड़ती। तीसरे जो होते हैं वो ये होते हैं कि कुछ खुदा न खास्ता किसी को कोई सर पे चोट लगी है, या कोई ऐसी उसके ब्रेन के अंदर जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन कहते हैं, उसकी वजह से ब्रेन के सर्टन एरियाज के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिनके ऊपर ये जो इम्पल्स फायरिंग और जो अनइनहिबिटेड मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिकल, उसकी वजह से एपिलेप्सी शुरू हो जाती है। किसी के सर पे कोई चोट लग जाती है खुदा न खास्ता, या कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि हार्ट के कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर भी आपके जो सिम्टम्स आते हैं वो एपिलेप्टिक फिट्स की शक्ल में जो है वो आपको देखने में मिलते हैं। तो इस वजह से जो है वो एपिलेप्सी हो सकती है। एपिलेप्सी के सीजर्स को या एपिलेप्टिक सीजर्स को अगर हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर लें अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें इनको समझने में आसानी हो। एपिलेप्टिक सीजर जो होता है वो उसको हम बेसिकली दो में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज अ फोकल, या जिसको हम पार्शियल सीजर भी कहते हैं, बल्कि इसको अब हम पार्शियल सीजर ही कहेंगे। फोकल इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज फोकल मीन्स कि इसका जो फोकस होता है एपिलेप्टिक फिट के ब्रेन में स्टार्ट होने का वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। ये ब्रेन में किसी भी जगह के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर रैपिड इम्पल्स फायरिंग जो होती है वो शुरू हो जाती है। इसीलिए इस तरह के जो सीजर्स आते हैं देखने में उनको हम फोकल सीजर्स का नाम देते हैं, या उनको हम पार्शियल सीजर भी कहते हैं। जनरलाइज सीजर इसकी सेकेंड टाइप है। जनरलाइज सीजर होता है कि आपका
पूरा एक हेमिस्फेयर ब्रेन का, स्पेसिफिकली जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो एक पूरा इन्वॉल्व हो, या दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स इन्वॉल्व हो, या आधा एक साइड का, आधा राइट साइड का, आधा लेफ्ट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फेयर इन्वॉल्व हो। इन शॉर्ट आपके लिए उस जगह को लोकलाइज करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से आपका जो सीजर है वो जनरेट हो रहा है आपका। ठीक है, अगर हम फर्दर इसको डिवाइड करते हैं फोकल सीजर्स को, तो इसमें हम सिंपल पार्शियल या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो है वो उसमें हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जहां तक हमारे जनरलाइज सीजर्स का ताल्लुक है, तो उसमें जो आपके फेमस और ऑफ रिपीटेड आपके टोनिक क्लोनिक सीजर्स आते हैं, जिनको हम ग्रैंड माल सीजर भी कहते हैं। सेकंड टाइप में आपकी एब्सेंट सीजर या पेटिट माल सीजर आ जाता है। ठीक है, सिंपल पार्शियल सीजर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर याद रखिएगा कि कॉन्शियसनेस इज प्रिजर्व। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपका मरीज है या जो आपका विक्टिम है, उसको पता होगा कि उसको जो है वो फिट पड़ रहा है उसको, या उसको सीजर चल रहा है उसको, ही नोज दिस थिंग एक्टिवली, तो उसको सीजर हुआ है। इसमें मोस्टली आपको जो है वो कन्वल्सिव जर्किंग आपको जो है वो देखने में मिलेगी मरीज के अंदर। ठीक है, साइकिक सिम्टम्स आएंगे जिसमें सेंसरी परसेप्शन उसकी जो है वो खराब होगी, उसको हेलुसिनेशंस आ सकते हैं उसको। लेकिन ज्यादातर जो इसमें चीज देखी गई है वो ये है कि उसको कन्वल्सिव जर्किंग होती है, और ये स्पेसिफिकली किसी एक रीजन में, किसी एक लिम्ब के अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन द पर्सन नोज के उसको जो है वो फिट पड़ रहा है उसको। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स के अंदर जो सिंपल पार्शियल है और कॉम्प्लेक्स है, उसमें ये सबसे अहम पॉइंट है कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के अंदर द पेशेंट डज नॉट नो कि उसको फिट पड़ा है या उसको सीजर्स जो हैं वो शुरू हुए हैं। ठीक है, और सीजर खत्म होने के बाद उसको, या सीजर के दौरान मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं उसको। सेकंड जो हमने बात की थी जनरलाइज सीजर्स की, उसमें आपके सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा आपसे इस लेवल के ऊपर पूछे जाते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में, वो आपके टोनिक क्लोनिक सीजर्स हैं। ठीक है, ये जो नाम है ये बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है, एक टोनिक और एक क्लोनिक। ठीक है, टोनिक क्लोनिक सीजर के अंदर क्या होता है, इसको अगर आप ब्रेकअप इसका देखो तो ये दो फेजेस में डिवाइड होता है। नंबर एक होता है टॉनिक फेज या टोनिक फेज, विच इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 40 सेकेंड्स के दरमियान जो है ये देखने में आता है। इसके अंदर फिर वही चीज कि जो पेशेंट है ही इज नॉट कॉन्शियस। ठीक है, उसको नहीं पता कि उसके साथ हो क्या रहा है। सबसे अहम चीज जो इसमें देखने में आती है वो आती है इसकी मसल रिजिडिटी, और अगर ये ज्यादा सवेयर हो जाए तो रेस्पिरेशन भी आर्जी तौर पर बंद हो जाती है। अच्छा, इस टॉनिक फेज के बाद उसको क्लॉनिक फेज आता है, जिसकी ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा होती है, और इसमें बड़ी सवेयर जर्किंग होती है बॉडी मसल्स की। जो हम देखते हैं ना कि सीजर पड़ रहा है या फिट पड़ रहा है, वो इसी तरह की शक्ल के अंदर जो है वो आपको देखने में आता है। इसकी क्लासिकल कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें लिप बाइटिंग या टंग बाइटिंग बहुत ज्यादा देखने में आती है। और दूसरी जो चीज इसके अंदर बहुत ज्यादा देखने में मिलती है वो होती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फीकल इनकॉन्टिनेंस, जिसको आम जुबान में हम सॉइलिंग भी कहते हैं। ये जो सीजर का सिनारियो है, ये जो एपिलेप्सी का ये वाला जो सिनारियो है टोनिक क्लोनिक, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक चीज और तुम लोगों को इसमें ऐड कर दूं कि एपिलेप्सी के अंदर आपको जो पेशेंट होता है वो कंप्लेन इनिशियली करेगा कि जी उसको कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो फील करता है, जिसको हम ऑरा ऑरा का नाम देते हैं। ठीक है, जब ये ऑरा शुरू होती है उसके बाद ही नोज कि ही इज गोइंग टू हैव अ सीजर, या उसको एक फिट जो है वो पड़ने लगा। तो वो कहीं आपको सिनेरियो आएगा कि जी वो बच्चा था, तो उसको पहले उसको जो है वो ऑरा के तौर पे कोई ना कोई सिम्टम आपको बता देगा। उसके बाद वो कहेंगे कि वो एकदम बेहोश हो गया, और बेहोश होने के साथ ही उसने जो है वो अपने हाथ पैर कड़ा लिए, हाथ पैर टेढ़े कर लिए, गर्दन टेढ़ी कर ली एक साइड की तरफ, और उसको हम आवाजें देते रहे, उसको हिलाते रहे, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। साथ ही साथ अगर वो छोटा बच्चा है, बल्कि ये तो चीज बड़ों के अंदर भी हो जाती है, तो उसकी जो जुबान है वो दांतों के दरमियान आ जाती है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी आपको वो कंप्लेन कर सकते हैं कि इसका जो है वो यूरिन जो है वो पास आउट हो गया, या उसकी जो फीकल मैटर है वो पास आउट हो गया, जिसको हम सॉइलिंग का नाम देते हैं।
ठीक है. सो दिस टोनिक क्लोनिक सीजर इज एन एक्सट्रीमली कॉमन प्रेजेंटेशन जो आपको यूएचएस के एग्जाम में जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो देते होते हैं यहाँ पे. ठीक है. साथ में ये भी कह देंगे कि इस एपिसोड के बाद जब वो बच्चा या जो विक्टिम था या जो पेशेंट था वो जब उठा है तो ही फेल्ट टायर्ड. ठीक है. उसको फटीग उसको फील हो रही थी और जब उससे पूछा गया कि आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है तो ही सेड जी मुझे नहीं आइडिया कि मैंने अभी क्या एक्सपीरियंस किया. चौथी जो इसकी जनरलाइज सीजर्स की जो दूसरी टाइप है दैट्स एब्सेंस सीजर्स. इसके अंदर देयर इज इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस. ठीक है. तो उसको आइडिया होता है उसके साथ हो क्या रहा है लेकिन ही इज नॉट वेरी श्योर. वो इतना क्लियर नहीं होता कि वो उसको फिट जो है वो पड़ रहा है. इसमें यूजुअली देयर इज अ लॉस ऑफ द पोस्चरल टोन. ठीक है. और ये जो सीजर्स होते हैं ये चाइल्डहुड में तो शुरू होते हैं बचपन में लेकिन 20 साल की उम्र तक आते आते ये ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाते हैं. लेट मी सी इफ आई कैन गेट होल्ड ऑफ वीडियो. उसके बाद हम स्टेटस एपिलेप्टिकस के ऊपर भी बात करेंगे. ऑलराइट. कि जरा इसमें जो सीजर्स की टाइप्स है ये देखना जरा. दिस इज द जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर. ये देखो ये अच्छा भला आदमी चल रहा था. ठीक है. अचानक उसको पहले जो है वो सीजर शुरू हुआ है तो सीजर शुरू होते साथ ही वो टोनिक फेज में गया. टोनिक फेज के अंदर हमने बात की थी कि देयर इज अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है. और उसके बाद जो है वो उसको रेस्पिरेशन भी कुछ 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 सेकंड्स के लिए जो है वो बंद हो जाती है और उसकी जो टोन है वो मसल्स की इंक्रीज हो जाती है. अगर आप इसकी मुट्ठियां यहाँ पर देखो तो उसने बहुत जोर से भेजी हुई हैं और जो उसके बाजू में वो बिल्कुल स्ट्रेट है. ये तकरीबन 60 सेकंड्स के लिए रहा है और उसके बाद इसको झटके लगने शुरू हो गए हैं. He's not responding to any vocal command. वो किसी चीज को उसका कोई जवाब नहीं दे रहा. This is how a tonic clonic seizure looks like. ठीक है. अच्छा कुछ केसेस के अंदर जब सीजर खत्म होता है या फिट का जो एपिसोड है वो खत्म होता है तो उसके अंदर बंदे को फटीग जो की होती है उसको नींद भी आ जाती है. ठीक है. कुछ लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन की स्टेट में भी आपको मिलेंगे आपको. नाउ ही इज एब्सोल्युटली ओके. अगर इसकी डिटेल में जाओगे तो वो पोस्ट टिक्टल फेज और वो बाकी चीजें जो है वो खैर इस वक्त इस स्टेज पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है. नाउ द गाय इज एब्सोल्युटली ओके. ये आपके मायोक्लोनिक सीजर्स हैं. ये आपके इस स्टेज के ऊपर दे आर नॉट रिक्वायर्ड. ये भी आपका एटोनिक सीजर है. ये भी आपको इस स्टेज के ऊपर रिक्वायर्ड नहीं है. नाउ दिस इज अ सिंपल पार्शियल सीजर. ये जो दिस गाय अब इसको देखना ये बैठा हुआ लेट कर आराम से किताब पढ़ रहा है. हमने सिंपल पार्शियल सीजर की बात की कि इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी इफेक्ट होती है. ये देखो तो उसकी कॉन्शियसनेस वैसे की वैसी है. सिंपल पार्ट. और इसका ये लिम देखते रहना जरा. उसको पता भी नहीं चला कि शायद उसके साथ ये चीज हुई है. दिस इज अगेन अ सिंपल पार्शियल सीजर. कॉन्शियसनेस उसकी मेंटेन्ड है और उसके बाजू हिल रहे हैं. ये आपके पेटेट माल सीजर जो एब्सेंट सीजर है ये आएगा. ये जो बच्चा है ना ये वाला इसको देखना जरा. एब्सेंट सीजर के अंदर हमने बात की थी कि ये देखो नाउ द गाय इज एब्सोल्युटली स्टिल. तो जाहिर ऐसे लग रहा है कि वो किसी जगह के ऊपर देख रहा है सामने लेकिन वो किसी की ना बात सुन रहा है ना किसी की बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है. खुद ही सीजर खत्म हुआ उसने खुद ही किताब फेंक दी.
किताब सॉरी बुक फेंक दी उसने। ये अक्सर लोगों के अंदर इसकी जो प्रेजेंटेशन आती है वो इस तरह से भी आती है कि हम वो बच्चा बैठा था जी हमारे सामने, हम उसको आवाज देते रहे, वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्टिल हो गया, चुप हो गया, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। So that's a characteristic of absence या petit mal seizure। ये देखो, बज़ाहिर वो नॉर्मल लग रहा है लेकिन ही इज नॉट, उसको कोई झटके वगैरह जो टिपिकल जो फिट्स वाला सिनेरियो आता है वो उसका कोई नहीं है सच। ये भी आप लोगों को भी टेम्पोरल लोब डिसफंक्शन अभी स्टेज के ऊपर रिक्वायर्ड नहीं है। एक और भी वीडियो है फर्स्ट एड इन सीजर्स, लेकिन वो मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में दिखाता हूँ, अभी नहीं। इन सब की डिटेल जाननी इसलिए जरूरी है बिकॉज इन सब का ट्रीटमेंट जो है फार्माकोलॉजिकल वो वेरी करता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या चीज है? स्टेटस एपिलेप्टिकस जिस तरह अस्थमा के अंदर एक स्टेटस एस्थमेटिकस था, उसी तरह से स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस बेसिकली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सीजर्स के आपके कह लो कि पूरी एक सीरीज चलती है और इनके दरमियान यूजुअली कोई गैप जो होता है वो अगर होता भी है तो वो बहुत छोटा होता है, और इनके दरमियान जो है वो कॉन्शियसनेस जो है वो बिल्कुल भी बहाल आपकी नहीं होती। ठीक है, सीरीज ऑफ सीजर्स, और मोस्टली ये टोनिक क्लोनिक जो है आपके सीजर्स होते हैं विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो थोड़ी फर्क होती है, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। जनरली अगर हम देखें इसका जो ट्रीटमेंट है, तो इसमें जो ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स में याद रखिएगा कि दे आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसकी दवाई बिल्कुल ब्लड प्रेशर या आपके शुगर वाली जो होती है उस तरह की होती है कि अगर एक बच्चा है उसको फिट शुरू हो गए हैं तो उसने तब तक दवाई लेते रहना है जब तक उसको वो मसला हल नहीं हो जाता और उसके वो कंट्रोल में नहीं रहते। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज तुम लोगों को मैं बताना चाह रहा था, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फिट्स ट्रिगर हो जाते हैं अगर वो स्क्रीन के ऊपर कोई ऐसी चीज देख रहे हो जो एपिलेप्सी जो है वो स्टार्ट करवा दे। बिलखसूस ये इस तरह से होता है कि जो ये टीवी जब कभी कभार ना चल रहा हो तो उसके ऊपर वो पहले दौर में ना वो जो पुराने टीवी होते थे उनके ऊपर वो काली काली सी लाइनें आ जाती थी, वो जो होती हैं बाज बच्चे जब वो देखते हैं तो वो उनको अचानक से जो है वो फिट शुरू हो जाता है। एक सिनारियो भी आता होता है इसका यूएचएस में इस तरह का कि छोटा बच्चा था, वो वीडियो गेम खेल रहा था, तो वीडियो गेम के अंदर कुछ उसके टीवी के ऊपर ग्राफिक्स कुछ इस तरह के आने शुरू हुए कि अचानक से वो बिल्कुल या तो उसको एक वो टोनिक टोनिक वाला टिपिकल सा वो झटकों वाला फिट शुरू हो जाएगा, या फिर वो आपको बता देंगे कि जी ये थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अनकॉन्शियस जैसे बंदा हो जाता है, इसलिए हमारी कोई बात नहीं सुन रहा था, हम इसको बुलाते रहे, आवाजें देते रहे, लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं करता। कमिंग बैक, दीज ड्रग्स आर वेरी वेल एब्जॉर्ब्ड ओरल रूट से, और इनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। यानी कि अगर आपने 100 ग्राम्स ली है ओरली तो ये 90-80 ग्राम्स तक जो है वो पूरी की पूरी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि एंटी सीजर ड्रग जो भी हैं आपके, वैल्प्रोइक एसिड है, फेनेटोइन है, आपका जो भी आपका ड्रग आप देते हो, ठीक है, उसका मकसद ये होता है कि जो एपिलेप्टिक फोकाई या जो एपिलेप्सी के सेंटर्स जहाँ से एबनॉर्मल नर्वस डिस्चार्ज जहाँ से शुरू हो रहा है, ये इनका काम होता है कि उस एबनॉर्मल डिस्चार्ज को रोकना है। ठीक है, आप फेनेटोइन देते हो, आप वेल्प्रोइक एसिड देते हो, आप कुछ भी देते हो, इनका काम ये होता है कि इन्होंने उस एबनॉर्मल फोकाई को जो है वो जाकर रोकना होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इनके 3 से 4 मेन जो बड़े मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैं वो सारे आपको भी बताएंगे, और उसके हिसाब से हम जो है वो मेडिसिन जो है वो या प्रोटोटाइप जो होती है ड्रग की वो बात करेंगे। सबसे पहले आ जाती है आपकी सोडियम चैनल ब्लॉकेट। ठीक है, सोडियम चैनल जो होते हैं ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, और ये आपकी ब्रेन के अंदर जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। हम इसके ऊपर पहले भी शायद 1-2 बार की बात कर चुके हैं। सोडियम चैनल ब्लॉक करवा देने से आपके जो एक्सेसिव पोटेंशियल और वो जो हाइपर पोलराइजेशन वाला सारा मामला है वो बंद हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ सोडियम चैनल ब्लॉकेज स्टॉप्स एपिलेप्सी या एपिलेप्टिक फिट्स। ये बेसिकली रेट डिपेंडेंट होते हैं।
रेट डिपेंडेंट से मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यूरोनल डिस्चार्ज जितनी वो ज़्यादा होगी, मतलब 1 सेकंड के अंदर जितना ज़्यादा न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और इनका ये फ़ायदा होता है कि जो सोडियम चैनल्स जो आपके न्यूरल मेम्ब्रेन्स में मौजूद हैं, ये काफ़ी लंबे अरसे के लिए जो है वो इनएक्टिविटी की स्टेट में चले जाते हैं, और साथ ही साथ जो न्यूरॉन का रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, ठीक है, उसको भी ये बढ़ा देते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है कि न्यूरॉन के अंदर एक उसकी हाइपर पोलराइजेशन की एक लेयर आई है, उसकी डीपोलराइजेशन की, सॉरी, एक लेयर आई है। वो डीपोलराइजेशन की लेयर जब लहर जब आके उसके अंदर रहेगी, आपका जो न्यूरॉन है वो इम्पल्स फायर करेगा, वो पूरा एक एक्शन पोटेंशियल का साइकिल गुजारेगा, ठीक है। उसके बाद वो नई डीपोलराइजेशन के लिए कब कितनी देर में तैयार होता है, दैट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। अब जो ड्रग्स सोडियम चैनल ब्लॉकेज को फॉलो करती हैं, उसमें याद रखिएगा आपकी फेनेटोइन, ठीक है, जो कि अक्सर केसेस के अंदर आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, कार्बामेज़ेपिन, ठीक है, लेमोट्रिगीन और जोनिसमाइड। ये 4 ड्रग्स, फेनेटोइन, कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्रिगीन और जोनिसमाइड, ये 4 ड्रग्स सोडियम चैनल ब्लॉकेज को फॉलो करती हैं, ठीक है। फिनोबार्बिटोल और वैल्प्रोइक एसिड का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये दूसरे मैकेनिज्म्स को जो है वो ज़्यादातर फॉलो करती हैं, लेकिन अगर आप इनकी डोज बढ़ाएंगे तो ये भी सोडियम चैनल ब्लॉकेज जो है वो कॉज कर सकती हैं। आप लोगों ने जो याद रखनी है वो फेनेटोइन है, कार्बामेज़ेपिन है, लेमोट्रिगीन और जोनिसमाइड है। दूसरा जो हमारा मैकेनिज्म है वो हमारे गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड या गाबा रिलेटेड टारगेट्स जो हैं उनसे रिलेटेड होता है। ये डायग्राम अगर आपको याद हो, मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में दिखाई थी, जिसमें हमने बेंजोडाइजेपिन और हमने पढ़ा था बारबिचुरेट्स पढ़ा था। ये हमने बताया था कि ये आपके ब्रेन के अंदर मौजूद एक गैबा रिसेप्टर है आपका, ठीक है, जिसके अंदर 5 सब यूनिट्स हैं, 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं, 2 बीटा सब यूनिट्स हैं और एक गैमा है। इनके अंदर हमने कहा था कि बेंजोडाइजेपिन आकर इसमें अटैच हो जाती है, ठीक है, और बारबिचुरेट्स भी इसके साथ आकर अटैच होते हैं, और ये कैल्शियम चैनल जो है यहाँ पर इसके अंदर लगा होता है, और ये कैल्शियम की जो इन्फ्लक्स है उसको बेसिकली कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, गाबापेंटीन और वैल्प्रोइक एसिड ये दोनों इस चैनल के ऊपर एक्ट करते हुए आपके एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट्स जो है वो जनरेट करवाते हैं, ठीक है। और लास्ट है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकेट। इसके अंदर जो एक प्रोटोटाइप है मेन, दैट इज इथोसक्सिमाइड, ठीक है। कैल्शियम का एक पूरा करंट जो है वो मूव करता है आपके ब्रेन के अंदर, स्पेसिफिकली थैलेमस वाला जो रीजन है वहां पर, और ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे आपका जो पेस मेकर्स हैं, उस तरह वो उसका काम ही मुसलसल इम्पल्स फायरिंग होता है। ये भी आपके उसको जाकर कैल्शियम के करंट को इनहिबिट करवाता है, ठीक है। साथ ही साथ वैल्प्रोइक एसिड के अंदर भी आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज जो है वो भी, वैल्प्रोइक एसिड भी इसी तरीके से काम करता है, और गैबापेंटीन और प्रीगैबलिन भी, जो कि ये पीछे भी हमने जिनकी बात की है। क्लिनिकली भी हम इनको इसी तरह से डिवाइस कर देंगे कि हम बात करेंगे सीजर की। सीजर में अगर हम देखें तो देयर इज अ जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर अगर वो किसी बंदे को शुरू होता है तो उसके अंदर आपके जो ड्रग्स ऑफ चॉइस हैं वो वैल्प्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपिन और फेनिटोइन, ये 3 ड्रग्स अगर आपको सिनेरियो आ जाता है इस तरह का कि उसको पहले टोनिक फेज में गया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस थी, उसके कुछ सेकंड के बाद ही स्टार्टेड शेकिंग एंड स्टार्टेड हैविंग अ फिट, तो फिर आपने उसको वैल्प्रोइक एसिड या फेनिटोइन आपने उसको दे देना, दैट्स द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर वो बच्चा है, उसका एज ग्रुप थोड़ा कम है, तो आप उसको फिनोबार्बिटोल जो है वो भी दे सकते हो, जिसमें प्रोटोटाइप आपका प्राइमेडोन आ जाता है, ठीक है, और ये ऑल्टरनेटिव एजेंट के तौर पे भी काम करता है। लेकिन वैल्प्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपिन और फेनिटोइन ये आपके टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए प्रेफर्ड आपके ड्रग ऑफ चॉइस है। पार्शल सीजर, सिंपल पार्शल हो गया या कॉम्प्लेक्स पार्शल हो गया, इसके अंदर जो है वो आपने कार्बामेज़ेपिन ही देना है आपने मेनली, ठीक है। फेनिटोइन और लेमोट्रिगीन भी यूज हो सकते हैं। एक चीज याद रखना, एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि जी हमने इस बंदे को एक ही ड्रग देना है। कुछ केसेस के अंदर आप
एक ड्रग से डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर आपको 2 देने पड़ते हैं, कुछ के ऊपर आपको 3 देने पड़ते हैं। सो दिस डिपेंड्स ऑन योर केस कि आपका जो पेशेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है क्या। ठीक है, यही वाली बात कि आप उनको एडजंक्टिवली यूज कर सकते हो, इसमें इसी के साथ आप गाबापेंटीन भी दे सकते हो। एब्सेंट सीजर्स के अंदर इथोसक्सेमाइड और वैल्प्रोइक एसिड। ठीक है, Before we move on to status epilepticus, absent seizures में याद रखना इथोसक्सेमाइड, पार्शियल सीजर में कार्बामेज़ेपिन और जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक सीजर में आप वैल्प्रोइक एसिड और फेनिटोइन। आई वुड सजेस्ट कि यू स्टिक विद फेनिटोइन ताकि तुम लोगों को याद करने में जरा आसानी रहे। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है? स्टेटस एपिलेप्टिकस का सिनेरियो आता है कि बंदा जो है वो इमरजेंसी में आया है, ठीक है, और उसको मुसलसल जो है वो उसको फिट्स पड़ी जा रही हैं। फिट्स की एक निशानी होती है कि जो आपके एपिलेप्टिक फिट्स होते हैं ये थोड़े एक ड्यूरेशन होता है इनका कुछ सेकंड्स का, वो सेकंड पूरा कर लेने के बाद पेशेंट जो होता है वो रेस्टिंग फेज में या पोस्ट इक्टल फेज इसको कहते हैं, या एपिलेप्टिक फिट के बाद वाला जो एक फेज आता है उसके अंदर पेशेंट चला जाता है। ठीक है, फिट आया, फिट ने अपना टाइम लिया, बंदे को झटके लगे, उसके बाद फिट खत्म हो गया। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये फिट नहीं जाता और बंदा जो है वो मुसलसल जो होता है वो उसको फिट्स पड़ते रहते हैं। तो उस केस के अंदर आपने इंट्रावीनस डाइजिपाम, ठीक है, जो कि एक आपका बेंजोडाइजेपिन है, या लोरेजिपाम जो है वो आपने फौरन से पहले उसको लगा देना है। कुछ केसेस के अंदर खास करके बच्चों में पर रेक्टली भी डाइजिपाम जो है वो दिया जाता है ताकि उनका जो सीजर है वो कंट्रोल हो सके। उसकी वजह आप ओरल इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ओरल के अंदर उसका मुंह जो होता है वो बहुत टाइटली क्लोज होता है, जॉज बहुत टाइटली उसके बंद होते हैं और बड़ा मुश्किल होता है उसके मुंह में कोई चीज़ डालना। ठीक है, इसीलिए आप उसको जो है वो या तो इंट्रावीनस दोगे अगर आपके पास उसका वीनस एक्सेस इजी है, या फिर आप उसको पर रेक्टली जो है वो भी आप उसको दे सकते हो। अगर बंदे को ज़्यादा एपिसोड्स आ रहे हैं तो आप उसको फेनिटोइन भी आईवी दी जा सकती है और फिनोबार्बिटोल जो है वो भी दी जा सकती है। अगर तब भी आपका पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं करता तो आप उसको जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। ये वही एनेस्थीसिया है जो ऑपरेशन के लिए दिया जाता है बेहोश करने के लिए। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड यार, आई वुड लाइक यू गाइस टू सी वन थिंग। एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी कभी आपको कोई सीजर का मरीज मिलता है या कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसको झटके लग रहे हों, तो आपने कभी भी जाकर कोई एक्टिवली उसकी जो है वो मैनेजमेंट आपने नहीं करनी। अब ये बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, ये एक साहब आए हैं, इन्होंने गाड़ी खड़ी की है अपनी। अब ये जो भाई साहब बॉलिंग करा रहे हैं, जरा इनको देखना जरा, इसको सीजर होना शुरू हो गया। अब ये जो भाई साहब गाड़ी में से निकले हैं अभी, ये देखो, अब ये मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये टोनिक क्लोनिक है या एब्सेंस है, लेकिन सीम्स लाइक टोनिक क्लोनिक के पहले वो बंदा खड़ा हुआ था, उसके बाद अचानक वो जो है ये देखो अनकॉन्शियसनेस शुरू हुई और उसके बाद वो जो है वो बंदा गिर गया। अब जरा ये जो भाई साहब टाई लगा के हैं, हमें जरा ये देखना है ये क्या करते हैं। तो सीजर जो है बच्चों को शुरू हो गया हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात कि यू हैव टू टेक अवे एनीथिंग दैट कैन पोटेंशियली हार्म दिस पेशेंट, ठीक है। इर्द गिर्द देखो, वो रोड पे अगर है तो कोशिश करके उसको साइड पे कर दो। अगर आप उसको साइड पर नहीं कर सकते तो कोशिश करो कि कोई बैरियर या कोई चीज़ ऐसी लगा दो कि ट्रैफिक या कोई भी इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो उस तक ना पहुंचे, ठीक है। अब ये विकटें पड़ी हुई थी, लकड़ी की हैं, उसने उठा के साइड पे कर दी है उसने, वेरी वाइज, ठीक है। वो कोई एक्टिव कोशिश नहीं कर रहा उसको रोकने की। ये देखो, अब उसने उसका हेड जो है ना उसको नीचे से सपोर्ट कर दिया ताकि सर उसका पीछे से बार बार नीचे ना लगे। सीजर खत्म हो गया अब, ठीक है। अक्सर केसेस में ऐसे होता है कि कुछ पेशेंट्स के मुंह में से जो है वो झाग निकलने लग जाती है या राल टपकने लग जाती है।
और सीजर के दौरान खदशा होता है कि जब ये बंदा बेहोश होगा तो ये वापस इसके जो एयर पैसेजेस हैं, ट्रेकिया है, उनके अंदर ना चली जाए, क्योंकि अगर वो ट्रेकिया में चली जाती है तो खदशा होता है कि जो पेशेंट है वो चोक ना कर जाए, चोकिंग से मौत वाक़या हो जाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करते हो कि आप उसकी करवट बदलवा कर उसको एक साइड पे कर दो, ताकि उसके मुंह में से जो भी कोई सिक्रीशन है वो बाहर निकल जाए, बजाय इसके कि वो उसके हलक में अंदर जाके फंसे और उसके ट्रेकिया को ऑक्लूड करे। ये देखो, अरे वैसे मेरा ख्याल है कि अब तक भाई साहब जाग ही गए हैं और ये भाई हीरो बन गए हैं। समराइज कर रहे हैं। मकसद तुम लोगों को बताने का ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि जी जब किसी को फिट आ रहा हो तो क्या करना चाहिए। आपको ये सब कुछ करना चाहिए। आप ड्यूरिंग द फिट उसको आप कुछ नहीं कर सकते एज सच एक्टिवली कि उसकी जो आप कोई किसी किस्म की जो है वो मैनेजमेंट कर सको। दिस इज ऑल दैट यू शुड डू। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, जोर नहीं लगाना, ठीक है। वरना ये ना हो कि आप उसको फायदा पहुंचाने की बजाय आप उसको उल्टा कोई ऐसा नुकसान पहुंचा दें जिसकी बाद में तलाफी भी ना हो सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट्स टॉक्सिसिटी। याद रखिएगा कि अगर आप एंटी एपिलेप्टिक्स ज़्यादा देती हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो खतरा है दैट इज टेरेटोजेनिसिटी। और टेरेटोजेनिसिटी से मतलब है कि ये जो अनबॉर्न फीटस है, बेबी है, उसके अंदर ये जेनेटिक या फिजिकल डिफेक्ट्स जो है वो लेकर आ सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। न्यूरल ट्यूब अगर आप लोगों को याद हो एनाटमी में, तो उसके अंदर ये होता है कि आपकी ये न्यूरल ट्यूब ने अल्टीमेटली जाकर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनाना होता है, ठीक है। ये इसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं, खासकर वेल्प्रोइक एसिड जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से। कार्बामेजेपिन जो है वो क्रेनियोफेशियल एनामलीज यानी कि उसके स्कल की डिफॉर्मिटीज कर सकता है, फेस के फीचर्स की डिफॉर्मिटी कर सकता है। और फेनिटोइन जो होता है दैट कॉजेज फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। फेनिटोइन, फीटल हाइडेंटोइन, ये नाम मिलते जुलते से हैं, याद कर लें। टेरेटोजेनिसिटी इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। अगर इसकी ओवरडोजेज हो जाए खुदा न खास्ता, तो याद रखिएगा कि ये सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं और ये सीएनएस डिप्रेशन कर सकते हैं, और इसी सीएनएस डिप्रेशन की वजह से अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो वाक़या हो सकती है, जिससे कि बंदे का सांस रुक सकता है और उसकी मौत वाक़या हो सकती है। हेपेटोटॉक्सिक होते हैं ये तमाम ड्रग्स होते हैं। याद रखें कि जो आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, फेनिटोइन वगैरह, फेनिटोइन, कार्बामेजेपिन खास तौर पर, ये दोनों आपके मेटाबोलाइज होते हैं लिवर एंजाइम्स की वजह से, ठीक है। और लिवर एंजाइम्स इनको मेटाबोलाइज करते हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा ले लेंगे तो दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर लिवर, जिसको हम इसीलिए कहते हैं कि हिवाल्प्रोइक एसिड जो है वो हेपेटोटॉक्सिक है। और लेमोट्रिगिन जो है आपका, दैट कॉजेज स्किन रैशेस और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये भी इसकी मैनिफेस्टेशंस जो होती हैं वो ज़्यादातर आपके स्किन के ऊपर आती हैं। विड्रॉल एक और इसका फीचर है, और वो ये है कि जब आपने किसी को एंटी एपिलेप्टिक शुरू करवा दी है तो उसको आपको बहुत ग्रेजुअली और बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी डोज टेपर ऑफ करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो पिछले 4 साल से ले रहा है और एक दिन उसका एपिलेप्सी बिल्कुल खत्म हो जाती है तो आप एकदम से बंद कर दें। आप उसको टेपर ऑफ करते हैं। टेपर ऑफ से मतलब है कि पहले दिन आप उसको, अगर आप दिन में 3 गोलियां खा रहे हैं, पहले दिन 3 करते हैं, फिर 3 दिन के बाद उसको 3 से जो है वो 2 कर देते हैं, फिर अगले 3 दिन के बाद 2 से 1 कर देते हैं, फिर अगले 3 दिन के बाद 1 से आधी कर देते हैं, फिर अगले 3 दिन के बाद आधी से 1/4 कर देते हैं, और फिर अल्टीमेटली 3 दिन के बाद आप बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर आप इसको एकदम से छुड़वा देंगे तो आपको चांसेस हैं कि विड्रॉल सिम्टम्स आए आपको, जिसकी जो शक्ल होती है वो मोस्टली जो है वो सीजर्स जो है उसकी शक्ल में बाहर आ सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।